हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय का अध्याय 3, जिसका नाम है मुद्रा और साख। इसके पहले कंटेंट में हम लोगों ने देखा कि मुद्रा क्या है, मुद्रा जो है किस तरह से आगे आई और उसने वस्तु विनिमय प्रणाली को रिप्लेस किया। हमने देखा विनिमय के दो रूप। पहला रूप था वस्तु विनिमय, जिसमें प्रमुख कठिनाई होती थी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की। इस पर अपन अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसको आप पहले कंटेंट में देख लीजिए। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कठिनाई को मुद्रा ने समाप्त कर दिया और विनिमय का माध्यम बन गया मुद्रा। अब लोगों के पास में मुद्रा आ गई, मतलब इसको संचित करके रखने की समस्या का समाधान हो गया, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में थोड़ा कठिन था। अब जब मुद्रा आपके पास में बचत होने लगी, वह संचित होने लगी, तो उसको सुरक्षित रखने का भय हर व्यक्ति के पास में होने लगा। तब सामने आई एक नई व्यवस्था, बैंक। अपनी बचत को बैंक में खाता खोलकर जमा कर दिया गया। बैंक ने भी क्या किया, उसने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यह देखा कि जो खाता धारक हैं बैंक के, वो सारी राशि का उपयोग एक साथ नहीं करते हैं, वो कुछ राशि का मांग करते हैं और उस जमा में से ले जाते हैं। यानी बैंक को ये समझ में आया कि मांग जमा का केवल 15% रखना काफ़ी है और शेष 85% को वह ऋण के रूप में, लोन के रूप में ज़रूरतमंद लोगों को बांट देती है। यही बैंक की आय का स्रोत बनता है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा, क्या यदि सारे ग्राहक एक ही दिन एक ही समय पहुंच जाएं, अपनी मांग जमा में से सारी राशि की मांग कर लें, तो बैंक क्या करेगा? सोचिए। या तो बैंक जो है उनको टाइम देगा कि भाई साहब आप बाद में आना, बहन जी आप थोड़ा दिन रुक के आना, अलग अलग टाइम का टोकन दे देगा, उन दिनों में वो दे देगा पैसे। या फिर जिद पे अड़ जाएं अगर ये सारे लोग, तो बैंक अपने आप को बोल देगा आई एम वेरी सॉरी और दिवालिया हो जाएगा। तो ये स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां बनती नहीं हैं। बैंक जो है 85% राशि लोन में देता है, लेकिन क्या सभी को ये बैंक लोन दे देता है? जी नहीं। आपने देखा होगा पहले कंटेंट में हमने बताया कि दुकानदार भी उसी व्यक्ति को उधारी देता है जिसके ऊपर उसको भरोसा हो कि यह निश्चित समय पर, सही समय पर हमको राशि लौटा देगा। बैंक भी यही करता है, वह भी सही समय पर लौटाने वाले ग्राहक को ऋण या उधार या लोन देता है। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को बैंक लोन नहीं देता है, उन लोगों को लोन देता कौन होगा? और जिनके पास में साख नहीं होती है, उनको लोन कौन देता होगा? और जो लोग उनको देते हैं लोन, वो कौन सी साख के अंतर्गत देते हैं? ये सारी चीजें हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं साख की विभिन्न अवस्थाएं। विभिन्न अवस्थाएं मतलब यहां पर हम दो उदाहरण लेंगे। दो उदाहरण के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है, चाहे वह बैंकों से ले, चाहे वह किसी रिश्तेदार से ले, चाहे वह किसी दुकानदार से ले, किसी साहूकार से ले, किसी महाजन से ले, कहीं से भी ले लोन, इससे मतलब नहीं है कि वो लोन कहां से ले रहा है, लेकिन वह जो लोन लेता है, क्या वह लोन उसके लिए फायदेमंद है, और फायदेमंद है तो कैसे है, और नुकसानदेह है तो कैसे और क्यों है। चलिए आज हम इसे समझते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। कक्षा 10 के अंतर्गत हम लोग मुद्रा और साख पढ़ रहे हैं। भाग 1 हमारा जो है वह पूरा हो चुका है। आज हम चलिए शुरू करते हैं भाग 2 को, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे साख की दो विभिन्न स्थितियां और इसके बाद देखेंगे ऋण की शर्तें, और थोड़ा सा हम देखेंगे विभिन्न तरह के साख प्रबंधन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि साख किसे कहते हैं। किसी दुकानदार के पास आप अपनी स्टेशनरी का सामान लेने जाइए, या किताब या कॉपी पेन लेने जाइए, और वहाँ जाकर सामान निकालने के बाद बोलिए भैया मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, आप बाद में ले लीजिएगा। शायद वो आपको ना दे, लेकिन जब आप अपने पापा को फ़ोन लगाएंगे और बोलेंगे पापा ये दुकान वाले अंकल से बात कर लीजिए, मैंने सामान ले लिया है और अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे देंगे, आप बोल दो। आपके पापा बोलेंगे और वो दुकानदार मान जाएगा। इसका मतलब किस पर भरोसा है दुकानदार को? पापा पर कि आप पर? निश्चित रूप से आपके पापा पर।
मतलब दुकानदार को जिस व्यक्ति पर विश्वास या भरोसा हो कि यह व्यक्ति मुझे पैसे लौटा देगा, वही कहलाती है साख। यानी कि साख जो है अर्थशास्त्र में उधारी लौटा देने का भरोसा ही कहलाता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लेन देन होते हैं जहाँ पर ऋण यानी उधार लेना और देना पड़ता है। उधार से हमारा मतलब है कि एक ऐसी सहमति जहाँ साहूकार जो है कर्जदार को, कर्जदार यानी जो पैसे उधार ले रहा है, धन या कोई वस्तु या सेवाएं मुहैया कराता है, उपलब्ध कराता है, और बदले में वह प्रॉमिस लेता है कि भविष्य में ये जो कर्जदार है वह भुगतान कर देगा। यहाँ पर यही बात हो रही है कि किराने वाले ने किराना दिया, लेने वाले ने बोला भैया लिख लेना, यानी उधारी हो गई। यही उधारी कहलाई साख। अब चलिए अपन इसको दो उदाहरणों से देखते हैं, दो एग्जाम्पल देखते हैं कि ऋण की व्यक्ति के जीवन में क्या भूमिका होती है। पहली कहानी हमारे सामने आती है, त्योहार का मौसम चल रहा है। एक जूता बनाने वाला व्यापारी है सलीम। अब सलीम को क्या होता है, एक बड़े जूता व्यापारी से ऑर्डर मिलता है कि तुमको 3000 जोड़ी जूते कंप्लीट करके 1 महीने में मुझे देना है। अब सलीम ने ऑर्डर ले लिया। सलीम जब ऑर्डर ले लेता है तब उसको ज़रूरत पड़ती है 2 चीज़ों की। एक पड़ती है अतिरिक्त मजदूरों की, चूँकि कम समय में काम करना है, जो मजदूर उसके पास काम कर रहे हैं उसके अलावा भी मजदूरों की आवश्यकता होगी, और ज़रूरत होगी दूसरी कच्चे माल की, यानी जूता बनाने के लिए और भी कच्चा माल उसको चाहिए होगा, और इन दोनों चीज़ों के लिए उसको चाहिए धन। अब यह धन वह ऋण के रूप में प्राप्त करता है, लेकिन सलीम थोड़ा होशियार आदमी है। वह ऋण के रूप में क्या करता है, अपने जो चमड़ा व्यापारी है उसका, जहाँ से वो चमड़ा लेकर आता है, उससे चमड़ा उधार में ले आता है जूते बनाने के लिए। और ये जो बड़ा व्यापारी है जिसने उसको 3000 जूतों का ऑर्डर दिया है, तो उससे क्या करता है, वह 1000 जोड़ी के एडवांस ले लेता है। अब वह अपना काम समय से पहले पूरा कर देता है और बड़े व्यापारी से जो शेष 2000 जोड़ी थे उनके रुपए भी ले लेता है। इस तरह से वह लोन भी चुका देता है, अपना चमड़े व्यापारी से जो उधार में चमड़ा लिया था उसका लोन भी पटा देता है, उसकी उधारी भी पटा देता है, और साथ में अपना लाभ भी कमा लेता है। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि सलीम ने जो लोन लिया था वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। चलिए अब अपन देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में आपके टाइटल है स्वप्ना की समस्या, यानी ये स्वप्ना है और इस स्वप्ना के पास में है 3 एकड़ की ज़मीन जिस पर वह मूंगफली लगाती है। अब मूंगफली लगाने के लिए स्वप्ना को ज़रूरत होती है कीटनाशकों की, यानी वहाँ पर खेत में दवाई डालने की कीटनाशकों की, और दूसरी आवश्यकता खेती के अन्य ज़रूरतों के बारे में होती है उसको। तो इसके लिए उसे भी ऋण की आवश्यकता होती है, लेकिन वह अपना ऋण किसी साहूकार से लेती है और साहूकार जो है बहुत अधिक महंगा कर्ज उसको देता है। साहूकार से ऋण लिया उसने, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है कि जिन कीटनाशकों के लिए उसने लोन लिया था, उस फसल को बचाने के लिए कीटनाशक खरीदे थे, इसके बावजूद भी कीटों से फसल हो गई बर्बाद। और साथ ही साथ अगले साल फिर से अच्छी फसल आए इस आशा में उसने दोबारा लोन ले लिया और वह लोन चुकाने में हो गई फेल। साहूकार को लोन नहीं चुका पाई। अब क्या होगा परिणाम? परिणाम ये होगा कि वह कर्ज जाल में फंस जाएगी और उसे ज़मीन का कुछ हिस्सा उसी साहूकार को या जिसे भी बेचना पड़े, उसे ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ जाएगा। तो इस तरह से दोनों कहानियाँ आप लोगों ने देख ली। तो इस तरह से आप लोगों ने 2 कहानियाँ देखी। एक कहानी देखी जूता व्यापारी की और एक कहानी देखी किसान की। यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि द्वितीयक क्षेत्रक वाला है जूता व्यापारी और प्राथमिक क्षेत्रक वाली है स्वप्ना। यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्रक में जो लोन उसने लिया है उद्योग के लिए, उसमें उसको फ़ायदा हुआ और ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वप्ना थी उसको नुकसान हुआ। सलीम थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसने पूरे योजना के साथ में चमड़े व्यापारी से चमड़ा उधार लिया। उसने बड़े व्यापारी से जिसने ऑर्डर दिया था उससे भी 1000 जोड़ी का एडवांस ले लिया। बढ़िया समय पे काम किया और अपने जूतों का
अपने जूतों की जो डिमांड आई थी वो पूरी की और लाभ भी कमा लिया, लोन भी चुकता कर दिया। इधर स्वप्ना कर्ज जाल में फंस गई। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि कर्ज जाल क्या होता है या कर्ज जाल किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर यही आएगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक महंगी ब्याज दर पर कोई कर्ज ले लेता है और जिस काम के लिए उसने कर्ज लिया है वो काम भी पूरा नहीं हो पाता और उस काम को पूरा करने के लिए फिर से कर्ज लेता है और वो काम धीरे धीरे करके टलता जाता है या वो काम फिर भी नहीं हो पाता है, तो उसे अपनी ज़मीन, अपने गहने या अपना घर द्वार बेचना या गिरवी रखना पड़ जाता है। इसी को कहते हैं कर्ज जाल। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्जे की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, चलिए अपन देखते हैं और समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग होती है फसलों को उगाने के लिए। साख यानी उधारी, लौटाने का भरोसा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में साख यानी लोन लेने की जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है बीज के लिए, खाद के लिए, कीटनाशक दवाओं के लिए, बिजली, पानी, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि चीज़ के लिए होती है। और यह लोन जो है, यह उधार जो है, इस आधार पर लेता है कि 3-4 महीने में जैसे ही फसल आएगी वैसे ही फसल को बेचकर ये उधारी पटा देंगे। यानी आमतौर पर किसान जो है ऋतु के आरंभ होने में फसल उगाने के लिए उधार लेता है और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देता है। यानी कि उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर ही डिपेंड करती है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है और उगने के बाद उसे बेचकर 3-4 महीने में वो वापस कर देते हैं। लेकिन स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो गई और जब फसल बर्बाद हो गई तो उसके लिए कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। अब कर्ज उतारना है तो उसको अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। 3 एकड़ उसके पास कुल ज़मीन थी, 1 एकड़ करीब मान लो बेच दी, अब उसके पास 2 एकड़ बची। यानी उसकी अपनी संपत्ति भी चली गई और कर्ज भी जो है वो चढ़ा रह गया और नुकसान में वो चली गई। अर्थात ऋण ने जो है स्वप्ना की कमाई को बढ़ाया नहीं बल्कि उसकी स्थिति को और बदतर कर दिया। इसी को कहते हैं कर्ज जाल। इस मामले में क्या होता है कि कर्जदार को ऋण जो है एक ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से उसका बाहर आना काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। चलिए अपन दोनों परिस्थितियों की तुलना करके देखते हैं कि एक मामला जहां पर ऋण ने सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह थी सलीम की। सलीम के मामले में हमने देखा कि जो लोन था उसने सकारात्मक भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जूते व्यापारी को उसने लाभ देकर गया। लेकिन दूसरी स्थिति में जब स्वप्ना को देखते हैं तो वह कर्ज जाल में फंस गई और उसका इस कर्ज जाल से निकलना बड़ा कष्टदायक हो गया, उसको ज़मीन तक बेचना पड़ गई। अर्थात स्पष्ट ये बात समझ में आती है कि ऋण उपयोगी होगा या नहीं होगा, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। अर्थात परीक्षा में अगर पूछा जाए कि ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है आपकी परिस्थितियां कैसी हैं। क्या आप परिस्थितियों के खतरे और वो जो हानि होने वाली है उस हानि को पूरा करने की स्थिति आपकी है या नहीं। स्वप्ना के मामले में उसने कीटनाशकों के लिए लोन लिया, फसलों में कीटनाशक डाला, इसके बाद भी कीटों से फसल बर्बाद हो गई। अच्छी फसल की आशा में दोबारा लोन लिया लेकिन फसल अच्छी आई ही नहीं, मजबूरी में उसको अपनी ज़मीन बेचना पड़ी। यानी परिस्थितिवश लोन उपयोगी होगा या नहीं होगा यह महत्वपूर्ण होता है। परिस्थितियों के खतरे और हानि के दौरान यदि हानि होने की संभावना है तो उस समय आपको सहयोग कैसा मिल सकता है यह निर्भर करता है लोन के आपके संदर्भ में सहयोगी होने या नहीं होने में। लोन अच्छी भूमिका निभाएगा यदि आप खतरों को संभालने में सक्षम हैं। जैसे सलीम है, मान लो उसने उधार लिया था चमड़े व्यापारी से, एडवांस भी ले लिया था और कोई परिस्थिति ऐसी निर्मित तो हो जाती सलीम के सामने, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता या कोई भी परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाती जिसकी वजह से जूतों का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाता तो वह भी नुकसान में जाता। यानी ऋण जो है पूरी तरह से परिस्थितियों की सकारात्मकता पर भी निर्भर करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन एक चीज़ और देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को लोन किन परिस्थितियों में दे सकता है।
लोन देने की उसकी शर्तें क्या होती हैं। आखिर बैंक हो या साहूकार हो या नियोक्ता हो या रिश्तेदार हो या आपका कोई मित्र हो, वह आपको पैसे देता है तो उसके लिए क्या शर्तें होती हैं उसकी, चलिए अपन इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ऋण की शर्तों की अपन बात करते हैं कि ऋण की शर्तें कितने प्रकार की होती हैं और कितनी और कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऋण की राशि कितनी है। ऋण की शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखी जाती है कि ऋण की राशि कितनी है। कर्जदार 2 लाख रुपए की मांग कर सकता है, कर्ज लेने वाला 2 लाख 10 लाख जितना चाहे उतना मांग सकता है, लेकिन कर्ज देने वाला यह देखता है कि वह यह राशि वापस करेगा या नहीं, उस आधार पर वह वो राशि तय करता है। यानी कि ऋण की महत्वपूर्ण शर्तों में पहली शर्त होती है कि ऋण की राशि कितनी है, और ऋण की राशि के बाद में फिर तय होता है कि ब्याज दर जो उसके मूल रकम के साथ जमा की जाती है। यानी यदि आपने 100 रुपये लोन लिया, 100 रुपये उधार लिए, तो उस पर जो ब्याज की दर होगी वह वार्षिक होगी या मासिक होगी, यह तय किया जाता है कि आपके 100 रुपये आपने लिए हैं तो बदले में उसमें ब्याज लगाकर कितना लौटाएंगे। यानी 100 रुपये हो गया आपका मूलधन, अब उसमें आप ब्याज दर जोड़ देंगे। ये ब्याज दर मासिक भी हो सकती है या वार्षिक भी हो सकती है। इस तरह से 2 चीज़ें तय हो गई। पहली चीज तय हो गई कि ऋण की राशि क्या होगी और उस राशि पर लगने वाले ब्याज की दर क्या होगी, और तीसरी चीज होगी समर्थक ऋणाधार। यह बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। हिंदी में समर्थक ऋणाधार कह रहे हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गारंटी। गारंटी क्या गारंटी है? आपको जो लोन दिया जा रहा है, आपको जो उधारी दी जा रही है, वो मान लो आपने नहीं लौटाई तो फिर क्या है? यानी गिरवी रखने के लिए आपके पास में क्या है? आप बकरी गिरवी रख दो, आप गहने गिरवी रख दो, आप मकान गिरवी रख सकते हो, आपके पास जानवर है आप वो गिरवी रख सकते हो, जिसके बदले में आपको ऋण दिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी के पास गए भी बोले भैया हमें 1000 रुपये चाहिए या हमको 10,000 रुपये चाहिए, और मान लो आपने वो पैसे नहीं लौटाए तो ऋणदाता जो है, जो आपको उधार दे रहा है, वो तो घाटे में चला जाएगा। तो उसके पास में भी तो ये भरोसा हो कि अगर ये आदमी मेरे पैसे नहीं लौटा पाया तो मैं उसकी कोई ऐसी चीज़ अपने पास रख लूँ जिसको बेचकर मैं अपने धन की वसूली कर सकता हूँ। तो वही चीज़ कहलाती समर्थक ऋणाधार। इसके बाद आता है ऋण की अवधि, यानी कितने समय के लिए आप वह ऋण ले रहे हो। ऋण लेने के बाद में फिर अदायगी का स्वरूप कि आप जो ऋण दोगे, मान लो 100 रुपये आपने लिया और 3 महीने में आपका वह हो गया 115 रुपये। अब ये 115 रुपये आप लौटाएंगे कैसे? या तो आप नगद लौटा सकते हैं, या तो आप फसल के रूप में लौटा सकते हैं, या आप सेवा करके लौटा सकते हैं। यानी ऋण की अदायगी का स्वरूप क्या है? मतलब फसल की साथ साथ अपन यहाँ पर कोई भी समर्थक ऋणाधार की बात कर सकते हैं, गहने, जेवर, जानवर जो भी है उसके रूप में कर सकते हैं। और अंत में बात आती है आवश्यक दस्तावेजों की कि उस समय आप लोग अगर बैंक वगैरह से ऋण ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन होगा। यदि आप किसी साहूकार से ऋण ले रहे हैं तो अंगूठा दस्तखत वगैरह कराएगा, एक आध गवाह हवाए के दस्तखत कराएगा। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स चाहिए पड़ेगा। यानी ऋण की शर्तें क्या हो गई? पहली शर्त हो गई आपकी ऋण की राशि कितनी है, उस पर दूसरी शर्त हो गई ब्याज कितना लगेगा, तीसरा गिरवी रखने के लिए आपके पास गारंटी क्या है, चौथा कितने दिन के लिए लोन ले रहे हो, लोन पटाओगे कैसे, और उसके बाद उसकी जरूरी कागजात। यानी 6 पॉइंट परीक्षा में अक्सर आता है कि ऋण की आवश्यक शर्तों को लिखिए। और इसमें यह भी आता है कई बार कि समर्थक ऋणाधार क्या होता है। तो समर्थक ऋणाधार जो है वह क्या होता है? समर्थक ऋणाधार एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कर्जदार है, लेकिन उपयोग कौन कर रहा है? जिसने ऋण दिया है वह उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन कब तक उपयोग कर सकता है? जितने समय के लिए लोन लिया है। और यदि आप नहीं पटा पाए तो यह जो समर्थक ऋणाधार है, यह जो संपत्ति है, यह मालिक के पास ना, यह मालिक की ना होकर के फिर किसकी हो जाती है? ऋणदाता की हो जाती है। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया समर्थक ऋणाधार। अब एक सवाल आता है कि उधारदाता ऋण देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है? जैसा कि आपको मैंने बताया कि हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित की जाती है। एक ऋणदाता है, एक ऋण लेने वाला है। ऋण देने वाला तय कर लेता है कि भैया इतने परसेंटेज में हम आपको ब्याज दे रहे हैं, इतने परसेंट ब्याज पर हम आपको पैसा दे रहे हैं, इतने समय में आप लौटा देना मूल रकम के साथ।
इसके साथ ही वह ये मांग करता है कि आपको समर्थक ऋण आधार देना पड़ेगा। अब समर्थक ऋण आधार क्या है, इसके बारे में आप पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक घोड़ा वाला व्यक्ति है, इसको कर्ज की ज़रूरत है। अब ये क्या करेगा, कर्ज के लिए इसके पास समर्थक ऋण आधार के रूप में घोड़ा है। इसने जो व्यक्ति उधार दे रहा था उसको अपना घोड़ा दे दिया। तो जब तक यह व्यक्ति इसका लोन नहीं पटाएगा, जब तक इसका उधारी चुकता नहीं कर देगा, तब तक ये घोड़ा ऋण देने वाले के पास रहेगा, यह उसका उपयोग करेगा। मालिक भले ही कर्जदार है, लेकिन उपयोग उस अवधि में कर्ज देने वाला करेगा। और यदि कर्जदार जो है उधार वापस नहीं कर पाता है, तो जो घोड़ा लेके वो जा रहा है वह उसको बेचकर अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे तो मैंने घोड़े का उदाहरण दिया, जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु, कुछ भी जो है समर्थक ऋण आधार के रूप में काम करता है, जिसका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जा सकता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि उधारदाता यानी पैसे देने वाला, ऋण देने वाला समर्थक ऋण आधार की मांग क्यों करता है। समर्थक ऋण आधार का मतलब होता है गारंटी। क्यों मांगा है गारंटी? वो भाई कोई व्यक्ति आपको पैसे दे रहा है तो उसको भी तो ये भरोसा होना चाहिए कि मान लो ये व्यक्ति समय पर पैसे नहीं दे पाया, या मान लो ये व्यक्ति कहीं बाहर चला गया तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ तो मैं उससे ले लूँ जिसकी वजह से मुझे ये एहसास हो, जिसकी वजह से मुझे ये लगे कि नहीं, अगर ये नहीं लौटा पाएगा तो मैं उस गारंटी वाली चीज़ को बेचकर अपना पैसा वापस ले लूँगा। जैसे अपन ने ये घोड़े का उदाहरण देखा, घोड़े वाले को उधार चाहिए था, उसने जिससे उधार लिया उसको घोड़ा गिरवी रख दिया, बदले में 5,000 रुपये ले लिए, और जब 5,000 रुपये विथ ब्याज के वो लौटा देगा, घोड़ा उसका हो जाएगा। यानी समर्थक ऋण आधार वह संपत्ति होती है जिसका मालिक तो कर्जदार होता है, लेकिन उसका उपयोग उस अवधि तक जब तक कर्ज नहीं लौटाया जाता उधारदाता कर सकता है, उधार देने वाला व्यक्ति कर सकता है। तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपन एक नए गांव चलते हैं, सोनपुर गांव। वहाँ पर कुछ बच्चों ने सर्वे किया और कुछ लोगों से बातचीत की। उसके आधार पर उन्होंने साख के अलग अलग क्षेत्रक निकाले। उसके आधार पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोन तो लेते हैं लेकिन अलग अलग स्रोतों से लोन ले रहे हैं। कोई साहूकार से लोन ले रहा है, कोई रिश्तेदार से लोन ले रहा है, कोई बैंकों से लोन ले रहा है, और इसकी वजह से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस लोन ने उन पर क्या असर डाला है, चलिए अपन उसको देखते हैं और समझते हैं। विविध प्रकार के साख प्रबंधों के अंतर्गत अपन चलते हैं सोनपुर गांव। रोहित और रंजन नाम के कक्षा के 2 विद्यार्थी हैं और उन्होंने ऋण की शर्तों वाला ये जो चैप्टर है इसको देखा, और उसके बाद उनके मन में विचार आया कि चलो अपने इलाके का दौरा करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन लोग उधार देते हैं और कौन कौन लोग उधार लेते हैं, और उनकी जो उधार लेन देन की शर्तें हैं वो क्या थीं। तो उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानना चाहा। तो चलिए अपन देखते हैं। तो सबसे पहले वे पहुंचते हैं श्यामलाल के पास। श्यामलाल जो है उसके पास में 1.5 एकड़ की लगभग ज़मीन है, और वह क्या करता है, हर मौसम में फसल बोने के लिए उसको उधार की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वह क्या करता है, गांव के ही एक बड़े व्यापारी हैं या महाजन हैं, उनसे लोन लेता है, और उस लोन की जो ब्याज दर है वह 5% मासिक है, यानी 60% वार्षिक, यानी 100 रुपये पर 60 रुपये एक साल में वह लौटाता है, यानी 160 रुपये लौटाता है। इसके साथ साथ ऋण पर ब्याज के अलावा वह क्या करता है कि जिस व्यक्ति को अपनी फसल बेचता है, जिस बड़े व्यापारी को, उससे भी 3% मासिक ब्याज पर वह लोन ले लेता है, और उस व्यापारी से वादा करके आता है, उससे प्रॉमिस करके आता है कि वह अपनी फसल इसे ही बेचेगा, कि भैया मैं तेरे को ही बेचूंगा। और उसमें क्या होता है, ये व्यापारी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और बोलता है कि भैया तुम्हारी फसल तो हमको ही बेचोगे, लेकिन ध्यान रखना बाज़ार से 2 रुपये कम ही लूँगा मैं। यानी कम दाम में क्रय करता है और अधिक दाम में ये व्यक्ति विक्रय कर लेता है। तो ये पहला केस अपन ने देख लिया श्यामलाल का। श्यामलाल साहूकार, महाजन या व्यापारियों से मासिक ब्याज पर कर्ज ले रहा है और साथ में ये भी प्रॉमिस ले रहा है कि भैया 2 रुपये कम में फसल तेरे को ही बेचूंगा। एक कंडीशन हो गई है। दूसरी कंडीशन में ये लोग बात करते हैं अरुण नाम के व्यक्ति से। यह जो है वह एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास कितनी एकड़ ज़मीन है? 7 एकड़ ज़मीन है, और उसे मजदूरों से काम करवाना है। मजदूरों से काम करवाने के लिए उसने क्या किया, उसको जो पैसों की ज़रूरत पड़ी वह बैंक गया, बैंक में उसका खाता था, वहाँ से उसने
ऋण ले लिया, लोन ले लिया, उसको लोन मिला 8.5% वार्षिक ब्याज पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोन 5% मासिक है, जबकि अरुण ने 8.5% वार्षिक दर से लोन लिया। इसने लिया है बैंक से लोन और इसने व्यापारी और महाजन से लोन लिया है, और साथ में इसने 3 साल की बात करके आ गया कि भैया 3 साल में मैं आपका लोन पटा दूंगा। होता क्या है, अरुण के खेत में बढ़िया आलू होते हैं, आलू का एक हिस्सा वह बेच देता है, कुछ हिस्सा कोल्ड स्टोरेज में रख लेता है, और समय समय पर वो इस आलू को निकालने के बदले में फिर से लोन का आवेदन करता है और फिर मिल जाता है उसको लोन, और इस तरह से वह लोन से अपनी उन्नति करने लगता है। ये हो गया दूसरा केस। चलिए अपन तीसरा केस भी देख लेते हैं। तीसरे केस में वह देखता है कि रमा नाम की एक मजदूर है, उसको भी लोन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लोन की ज़रूरत सामान्य तौर पर उसके घरेलू खर्चे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह समारोह के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है, कोई त्यौहार आ गया तो भी कर्ज लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वह कर्ज किससे लेती है? अपने मालिक से लेती है। जहां वह काम करती है जिस खेत में, उसके मालिक से वो कर्ज लेती है, और मालिक क्या करता है? मासिक ब्याज पर 5% मासिक ब्याज, यानी वार्षिक कितना हो गया? ये वार्षिक हो गया 60%। और इसके अलावा वह पैसे देकर मालिक उस पर इतना एहसान जताता है कि वह बेगारी भी कराता है। बेगारी किसे कहते हैं? आपको याद आ रहा होगा, अवध का किसान आंदोलन। अवध के किसान आंदोलन में आंदोलनकारियों की एक प्रमुख समस्या थी बेगारी। बेगारी वह व्यवस्था कहलाती है जिसमें मजदूर को कार्य करने के बदले में कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं होता, यानी फ्री में काम कराना बेगारी कहलाता है, और साथ में उसके साथ बुरा व्यवहार भी होता है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई हमको कि जो भूमिहीन लोग रहते हैं ना, उनके ऋण का स्रोत कौन होता है? भूमि स्वामी या नियोक्ता है। नियोक्ता मतलब जैसे मान लो रमा खेतीहर मजदूर है तो खेत के मालिक से पैसा ले रही है। यदि वह किसी किराने दुकान में काम कर रहे होते तो किराने दुकान का मालिक उसका नियोक्ता कहलाता, वो पैसा देता उसको उधारी, और बदले में खूब ब्याज वसूलता, बेगारी कराता, बुरा व्यवहार करता। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये 3 कंडीशन देख ली। चलिए चौथी देखते हैं अपन। चौथी कंडीशन में सहकारी समितियों से ऋण की बात करते हैं हम, कि बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि सहकारी समितियों से भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और ये ऋण जो है बड़ी सस्ती दरों पर उपलब्ध होता है। वहाँ पर सोनपुर में विभिन्न सहकारी समितियाँ हैं, जैसे कृषक सहकारी समिति इत्यादि। तो सोनपुर में जो सहकारी समिति है उसमें 2300 किसान सदस्य हैं, जो अपना जमा जो है करते हैं, वहाँ पर सदस्यों से जमा प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से कुछ पूंजी इकट्ठी हो जाती है, और पूंजी जो है उनका ऋण का आधार बन जाता है। मतलब इसी पूंजी को लोन के रूप में वो बांटते हैं, और इस लोन से रिटर्न आता है उनको ब्याज, तो ब्याज जोड़कर और भी अधिक लोन बांटते रहते हैं, और इस तरह से सहकारी समिति के जो सहकारी समिति से जुड़े ये जो 2300 किसान हैं, इनको पैसे मिलते रहते हैं। तो आप लोगों ने 4 कंडीशन यहाँ पर बहुत अच्छे से देख ली और समझ ली। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि श्यामलाल जो है वो लोन किससे ले रहा है? साहूकार से और कृषि व्यापारी से। इसके बाद रमा को देखा आपने, वह किससे लोन ले रही है, किससे उधारी ले रही है? वह अपने मालिक से उधारी ले रही है। ये दोनों उससे बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, अपनी शर्तों पर लोन दे रहे हैं, अपनी शर्तों पर उधारी दे रहे हैं, खूब ज़्यादा ब्याज वसूली कर रहे हैं, बेगारी भी करा रहे हैं, कम दाम पर फसल बोने का प्रॉमिस भी ले रहे हैं, यानी मकड़ जाल में अपने वो फंसाए दे रहे हैं, उलझाए दे रहे हैं, और मूलधन की अपेक्षा ब्याज इतना ज़्यादा हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के श्यामलाल और रमा जैसे लोग कर्ज जाल में फंसे रह जाते हैं। दूसरी तरफ अरुण को देखा हमने। अरुण ने बैंक गया, शानदार 8.5% वार्षिक की दर से उसने लोन लिया, 3 साल का उसने टेन्योर बना लिया, और इसके बाद में आलू उगाया, कुछ हिस्से बेच दिए, उससे उसने लोन पटा दिया, कुछ कोल्ड स्टोरेज में रख दिए। कोल्ड स्टोरेज में रखे आलूओं के बदले वो फिर से लोन अप्लाई कर देता है, उसे लोन मिल जाता है, और इस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। एक तरफ अपन ने किसानों को देखा सोनपुर के कि 2300 किसान सहकारी समिति खोलते हैं, अपना कुछ पैसा जमा पूंजी जमा करते हैं, जिससे उनके पास में ऋण देने का एक आधार, अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो जाती है, उसको लोगों को लोन देते हैं, उस लोन से जो ब्याज आता है उससे फिर लोन देते हैं, और इस तरह से सहकारी समिति की इनकम होने लगती है और उनके सदस्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। तो इस तरह से इस चैप्टर में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया क्या? साख की स्थितियां। साख की स्थितियां सलीम और स्वप्ना के संदर्भ में देख लिया आपने। फिर ऋण की शर्तें। ऋण की शर्तें चाहे बैंक दे, चाहे सहकारी समिति दे, चाहे साहूकार दे, चाहे
चाहे कृषि मालिक दे चाहे कोई भी दे, शर्तें तो शर्तें होंगी, उन्हीं शर्तों पर उसको लोन मिलता है। तो ये भी आपने देख लिया। और इनमें अपन ने ये भी देख लिया कि सहकारी समिति और बैंक से लोन लेने वाले थोड़े फायदे में हैं और साहूकारों, मालिकों और कृषि व्यापारियों से लोन लेने वाले बहुत बुरे घाटे में हैं। तो इन्हीं लोगों के संदर्भ में हम अगले कंटेंट में देखेंगे कि ये जो साहूकार हैं, ये जो कृषि व्यापारी हैं, ये जो नियोक्ता या मालिक हैं, ये लोग जो लोन देते हैं ये कौन सी साख क्षेत्र में आते हैं, और बैंक और सहकारी समिति जो लोन देती है वो कौन से साख क्षेत्र में आती है, और व्यक्ति को किस साख क्षेत्र से लोन लेना फायदेमंद है, कौन सी साख से लोन लेने पर देश विकास के मार्ग पर दौड़ने लगता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में अब बारी आ गई आपकी। इस चैप्टर में इस कंटेंट को देखने के बाद में आप लोगों की समझ में जो भी इजाफा हुआ हो, आपकी समझ में जो भी बढ़ोतरी हुई हो, यदि यह कंटेंट आपकी समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग आसानी से कर पाएंगे। आखिरी प्रश्न देखिए, मुद्रा स्टॉक किसे कहते हैं, इसका उत्तर मैंने पहले कंटेंट में आपको बता चुका हूं, तो आप लोग इसे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए आप लोग इन प्रश्नों को हल कीजिए और मैं चलता हूं मुद्रा और साख अध्याय के अंतिम कंटेंट की तैयारी करने के लिए। और हाँ, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। कमेंट कुछ कम आ रहे हैं, वजह जो भी हो कमेंट भी करते रहिए ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ आप लोग सही कर रहे हैं, या कुछ कंटेंट में अगर आपको लगता है कि और सुधार करना है या कुछ चीज़ें जोड़ना घटाना है तो आप लोग अपने सुझाव जरूर दीजिए ताकि हम इस कंटेंट को और बेहतर कर सकें। तो चलिए ठीक है, आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।